एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम विष्णु वाशा, लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। देखो यार, मैं आपको ना प्रॉपर बताना चाहता हूँ कि 12th के साथ एनडीए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कैसे, ठीक है ना। अभी को आपके पास ना सिर्फ 4 महीने होते हैं। आपके पास अभी मई मंथ है, जून मंथ है, जुलाई मंथ है, अगस्त है, सितंबर में आपका एग्जाम है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, हिंदी के आपके पास 4 महीने हैं, ठीक है। अब इन 4 महीने में किसका एग्जाम निकल सकता है, पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आपका यूनिफॉर्म का सपना है, ये बिल्कुल पूरा होगा, पर आपको पहले हर्डल समझनी पड़ेगी कि आपके एनडीए के सपने में कौन कौन खड़ा है। देखिए, एनडीए में आपकी 11th भी आती है और आपकी 12th भी आती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। 11th का जो वेटेज होता है वो 60% होता है, वहीं जो 12th का वेटेज होता है वो होता है 40%, ठीक। अब दोनों के वेटेज में आपके पास समझनी पड़ेगी कि आप हो सकता है 99% आपका 11th कहीं ना कहीं वीक हो गया हो या कम नंबर आए, तो आपको हर हाल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करने ही पड़ेंगे, और वो भी किस टाइम में, मई, जून, जुलाई, अगस्त के टाइम के अंदर ही। तभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप अपना एनडीए का सपना देखो। दूसरी बात, ये तो गई मैथ्स की बात, ठीक है ना। ये मैंने मैथ सब्जेक्ट की बात करी है, वही बाद में मत कहना कि सारे जीएटी वीटी की बात भी कर दी। अब इसके बाद एक सेकंड चैलेंज आता है जीएटी। जीएटी में आपके पास इंग्लिश आ जाती है और साइंस आ जाती है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर हम इंग्लिश साइंस का वेटेज ही देख लें तो इंग्लिश का वेटेज आपका बैठता है 200 नंबर और साइंस का वेटेज आपका बैठता है 220 नंबर। टोटल आपका बैठता है 420 नंबर। इतना वेटेज आपका बैठता है। आई होप इट इज क्लियर कि हमें जो मेहनत करनी पड़ेगी वो किस लेवल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएटी एक पेपर जो होता है एनडीए के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स होता है और एक जीएटी होता है। दोबारा बोल रहा हूं, एक मैथ्स पेपर होता है, एक जीएटी पेपर होता है। दोनों पेपर को निकालना बहुत जरूरी है। जीएटी में और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इसमें जो हाईएस्ट वेटेज होता है इंग्लिश साइंस का होता है, क्योंकि इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है 4 महीने में हमें मैथ्स भी खत्म करना है, इंग्लिश साइंस पे भी अच्छे से महारत करनी पड़ेगी, और जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं इन पे भी काम करना पड़ेगा, तभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है ना। सो अब चैलेंजेस हमारे सामने ये बैठ रहे हैं कि हमें किसी तरह से ये सब खत्म करना है। बट आप में से जो 99% लोग होंगे उनकी जर्नी मैं बता देता हूं कैसी जाएगी। वो भाई में बड़ी जोश से स्टार्ट करेंगे, अपनी माँ को कहेंगे माँ मैं फौज ज्वाइन करूंगा, और फौज ज्वाइन करके ना मैं आपका सीना चौड़ा करूंगा। बाप से कहेंगे डैड वी विल हैव अ वेस्टी टुगेदर, ऐसी लाइनें कहोगे आप। जून में भी आप मेहनत करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जुलाई आते आते आप हताश हो जाओगे कि यार लग नहीं रहा कि हो जाएगा। अगस्त आते आते आप परेशान हो जाओगे, और सितंबर में अगर एग्जाम नहीं निकला तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मेरा एनडीए का सपना था बचपन का, वो क्लियर नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये परेशानी जो होती है ना, ये जहन में बहुत लंबे चल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी फ्रस्ट्रेशन मूड से आप कहोगे नहीं अब मेरे पास एक और मौका है, 6 मंथ का टाइम है, अप्रैल मंथ में मेरा एग्जाम है, तो मैं अब उसे निकालूंगा। और उसके लिए आप क्या कहोगे, सितंबर में आपका एनडीए का एग्जाम हो चुकेगा, अक्टूबर में आप तैयारी करना शुरू करोगे। पर पता है क्या होगा, अभी देखो मैं आपको जादू दिखाता हूं। जैसे ही आप अक्टूबर में तैयारी करना शुरू करोगे, प्री बोर्ड की अनाउंसमेंट हो जाएगी कि प्री बोर्ड होने वाले हैं नवंबर दिसंबर से, और जैसे ही आप इससे चुप होगे तो कहेंगे प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस होगी, जो एग्जाम प्रैक्टिकल होने वाले ना उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, सबको आना कंपल्सरी, आप जाओगे भी कि प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स बोर्ड में जोड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसकी फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आपका समय जाएगा। लास्ट में आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे और उसके बाद आपका एनडीए एग्जाम बैठा है आपका, फिर एनडीए एग्जाम आपका यहाँ पर खड़ा हो जाएगा अप्रैल। तो जो सेकेंड हाफ है, जो नेक्स्ट 6 मंथ है ना, वो भी इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। पर मैं मानता हूं कि अगर आप एनडीए निकालना चाहते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। अभी पॉसिबल भी क्यों है देखो मैं आपको बताता हूं, आपको शायद नहीं पता होगा, एनडीए जो टोटल मार्क्स होते हैं वो मैथ्स में 300 और जीएटी होता है 600 का। टोटल मार्क्स जो चाहिए होते हैं, और टोटल मार्क्स जो इनके होते हैं वो होते हैं 900। अब जो एग्जाम निकालने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं वो होते हैं 350, तो इट इज लेस देन 50%। But you need to understand everything very carefully and you need to work very very hard. अगर ये हर्डल्स आपको क्लियर नहीं हुए ना, तो बाय द एंड ऑफ द अप्रैल 12 खत्म होते होते आप काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। अभी भी मतलब मैं बता रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, सितंबर में अगर आपका एग्जाम निकला तो भी आप फ्रस्ट्रेट महसूस करोगे। आप अपने पेरेंट्स से कहोगे आप मेरी समस्या को समझते नहीं हो, आप मेरी ना दिल में क्या चल रहा है वो समझते नहीं हो, उनसे ही लड़ने लगोगे, ठीक है ना।
बट मैं बता रहा हूं कि अगर आप ढंग से इस टाइम को इस्तेमाल कर गए तो आप एनडीए 4 दोगे। तो मैं अब आपको ना केवल एनडीए 225 12th के साथ कैसे निकालना है वो समझाने जा रहा हूं, प्लस एनडीए 1 2026 कैसे निकालना है मैं आपको वो भी समझाने जा रहा हूं। एंटायर जो भी मैं कह रहा हूं प्लीज उसे मन से आप करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट। एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो साल में 2 बार होता है, और ये कब कब होता है? अप्रैल में और सितंबर में। अब जब ये अप्रैल सितंबर में एग्जाम होता है तो इसमें होता है 4 महीने का गैप है। वो अप्रैल से सितंबर में अगर आप तैयारी शुरू करो, अप्रैल से अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो सितंबर तक 4 महीने लगेंगे आपको पूरी तैयारी खत्म करने में। वहीं अगर आप सितंबर से तैयारी शुरू कर रहे हो तो अप्रैल के लिए आपको 6 महीने मिलेंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब लोग ये सोचते हैं कि मैं सितंबर से तैयारी शुरू करता हूं, ज्यादा टाइम मिलेगा तैयारी करने का, बट एक्चुअल में सितंबर वाले में कट ऑफ जो होती है, एग्जाम होता है करीबन इजी होता है एज कंपेयर टू अप्रैल। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। पहले हम एज के बारे में बात करें जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो एज होती है वो होती है 15 से लेके 18 साल, ठीक है। आप में से काफी लोग कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हमने तो भैया 16.5 से लेके 19.5 साल तक सुनी है। मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा, ठीक है, पर पहले मेरी बात ध्यान सुनो। इस एग्जाम को 15 से लेके 18 साल का कोई भी बच्चा दे सकता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, ओपन स्कूल का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, बायोलॉजी स्टूडेंट हो, तब दे सकते हैं। तब का सेम पेपर आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाले केस में मैथ्स नहीं आएगा, सब आएगा, मैथ्स भी आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आएगा। आओ अब आपने अगर थोड़ा गूगल करोगे तो पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे लिखा हुआ है 16.5 से लेके 19.5 साल, ठीक है। गूगल भी करोगे तो गूगल पे लिखा हुआ है 16.5 से लेके 19.5 साल, मतलब शुभम वाशने जी आप तो हैं गलत, नहीं मैं गलत नहीं। अगर आप गूगल पे थोड़ा सा स्पेसिफिक सर्च करो एनडीए 1 2025 नोटिफिकेशन, तो आपके सामने ये वाली एक लिंक आएगा जो कि सरकारी नोटिफिकेशन है, असली एकदम। उसमें अगर आप चेक करोगे तो आपको जो एज मिलेगी वो यही मिलेगी 15 से लेके 18 साल, ठीक है। अब जब आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो अभी ना आपको ये सर्टेन डेट्स लिखी हुई हैं कि अगर इसके बीच में बच्चा पैदा हुआ है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी 28 मई को फॉर्म भरे जाएंगे। जब 28 मई को फॉर्म भरे जाएंगे तो नई नोटिफिकेशन में लिखा होगा 2 जनवरी 2007 और यहां लिखा होगा 1 जनवरी 2010, और ये होगी उम्र 18 साल, ये होगी 15 साल। 15 से लेके 18 साल के बीच वाला बच्चा दे सकेगा। ये पूरा खेल है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। अब कोई भी बच्चा मुझे ये 16.5 19 साल कंफर्म करने के लिए प्लीज मत कॉल करना, ये मैंने बता दी ऑलरेडी। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हो कि आपको लगता है शुभम सर को भी नहीं पता होगा, मोस्ट वेलकम, आप मुझे कॉल करें, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते रहा थोड़ा सा। देखो अभी क्या होगा, जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस सबको मैंने एक पीडीएफ में कंपाइल कर दिया है। पीडीएफ कुछ ऐसी सुंदर सी मैंने बनाई है, और इस पीडीएफ में खास बात है क्या, मैंने आपको ना हर चीज के ना डिटेल में नोट्स दे दिए हैं। पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बुक का नाम भी लिखा हुआ है, कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, सब मैंने दे दिया है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस पीडीएफ का पूरा उपयोग करें। पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? टेलीग्राम पर, और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत आ रही हो तो सिंपल आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और छोटी सी, कोई भी प्लीज ना एसएसबी करके सर्च मत करा करो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड को। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड है, ठीक है ना, उसको सर्च करना है एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। ये बहुत दिक्कत आती है। आओ अब इस एग्जाम को दे कौन रहा है? इस एग्जाम को देने वाले हैं 2 लोग, जो एक बार 12th क्लास में हैं अभी, और दूसरे जो ड्रॉप कर गए हैं। देखो जो 12th क्लास का बच्चा है उसके लिए एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। अगर मान लो पूरे शहर में 100 स्कूल है ना, तो 100 में से कोई 2 बच्चे होंगे जो निकाल पाएंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ना एक तो 11 का बेस बहुत अच्छा चाहिए होता है, दूसरी बात उसकी ना 9 घंटे की स्कूलिंग अभी भी चल रही है, 9 आवर्स की, प्लस उसके पास बोर्ड एग्जाम का ही प्रेशर है, तो थोड़ा मुश्किल है। वही जो टॉपर है उसके बाद 24 घंटे खाली है, ठीक है ना। अगर उसका कुछ छूट गया है 11th का तो रिवाइज कर सकता है, 12th अभी वो करके आया है तो एडवांटेज होता है। तुम्हारा जो मेन कंपटीशन है वो ड्रॉपर से है मेनली, 11 जो 12th कर रहे हैं उनसे कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब जरा पेपर सोच लेते हैं। देखो पहली बात तो ये पेपर संडे को होगा, ठीक है, 14 सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 या 13 है, ऐसी कोई डेट है, ठीक है। 14 सितंबर संडे को होगा।
मैथ्स और जीटी एक ही दिन में होगा। मैथ्स है 300 मार्क्स एंड आपका जो जीटी हुआ है 600 मार्क्स, दोनों को प्लस कर दो, टोटल मार्क्स बैठेंगे 900। ठीक है, मैथ्स में एक क्वेश्चन है 2.5 का और नेगेटिव मार्किंग है 0.83 की। जीटी में एक क्वेश्चन है 4 नंबर का और यहां पर नेगेटिव मार्किंग है 1.33 की। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये भी समझना चाहिए कि रिटन भी 900 नंबर का टोटल का है और जो एसएसबी आती है वो भी 900 नंबर की ही है। क्लियर है? आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब ये ब्लैंक स्लाइड क्यों है सर? देखो, ब्लैंक स्लाइड का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। हमें बात समझ में आ चुकी है, किसी भी हाल में ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 के 9 खत्म नहीं हो सकते। आई होप मेरी बात ही क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब है हर हाल में आपको इन सब्जेक्ट में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करना होगा। क्या करना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट को खत्म करना होगा और उसके बाद आपको जंप करना होगा तो बचा हुआ सिलेबस है। क्लियर है? अब देखो, पूरी प्लानिंग जरा समझते हैं। प्लानिंग क्या है? सबसे पहले तो इस बात पे फोकस नहीं करना कि टाइम टेबल क्या रहेगा। टाइम टेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपको ए टू बी जाना हो, ए टू बी, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब मुझे बताओ, ए टू बी पॉइंट अगर आपको जाना होगा तो आपको एक वॉच चाहिए ट्रैवल करने के लिए कि मैप चाहिए? सर मैप चाहिए। पर नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं, पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाना शुरू करते हैं बजाय ये समझने के लिए कि प्रॉपर प्लान या ब्लूप्रिंट क्या होगा। तो एक बार आपने ये समझ लिया कि एग्जाम में पूछ क्या क्या रहा है, क्या क्या करना है तैयार, कितनी किताबें पढ़नी है, तो आपका 90% काम खत्म हो चुका है। उसके बाद ये पता कर लो एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे मैं सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, पास टाइम आपके पीछे भाग रहा है भाई साहब। ठीक है ना? एक बात तो समझ लो, हमें चाहिए सिर्फ कंसिस्टेंसी, मतलब जो बच्चा रोज पढ़ सके। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 8 घंटे रोज पढ़ना है। देखो, 8 घंटे लगातार शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ सकते हैं। मैं तो नहीं पढ़ सकता था, पर मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, पर जैसे ही पढ़ने का मन करेगा मैं घड़ी नहीं देखूंगा, चाहे सुबह के 6 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, बाथरूम में बैठा हूं, टॉयलेट में बैठा हूं, कहीं बैठा हूं, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। मेरा सिलेबस खत्म होने से मतलब है, रोज पढ़ने से मतलब है। क्लियर है? दूसरी बात, इस धोखे में नहीं आना है कि सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। 4 महीने में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, किसी का बाप नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना? 4 महीने में आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्लियर है? पहला आपका काम होना चाहिए कि भैया हर हाल में मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, कट ऑफ काफी नीचे आएगी, बहुत कम आती है। मतलब इस वाले में आपकी कट ऑफ आती है 292, 298, ऐसी कट ऑफ आती है बहुत कम। और सोचो ये कट ऑफ कितने में से है? 900 में से। 900 में से 292 कितने कम नंबर है, बहुत कम नंबर है भाई साहब। तो आपको ध्यान समझना पड़ेगा, किसी बच्चे पे इतना टाइम नहीं होता सारा सिलेबस कवर हो सके। दूसरा, डेडलाइन। आपको सलमान खान बनना पड़ेगा। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी कि 31 जुलाई तक सिलेबस कवर हो जाएगा तो वो हो जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि लेके बैठे हो फिर। सेकेंड थिंग आपको समझनी है, चेक एंड बैलेंस। आपके पास कोई भी 3 चीज होनी चाहिए। या तो आपके पास एक ऐसा ब्रदर हो, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस को चेक कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आप यूट्यूब पे बहुत समय दे रहे हो, इंस्टाग्राम पे समय दे रहे हो, पोर्नोग्राफी पे समय दे रहे हो, मूवीज में समय दे रहे हो, तो यार तुम्हारा भाई बिना डांटे तुम्हें समझा सके बेटा तू क्या कर रहा है, तेरा कितना काम हुआ, कितना होना था। ठीक है? आपका कोई दोस्त हो जिसके साथ आप पढ़ सको, और या मैं खुद अगर आपको भरोसा लग रहा है कि यार सर भी कर सकते हैं, सर से मेरी अगर हर हफ्ते वीडियो कॉल पे बात हो जाए तो यार मजा आ जाएगा, तो ये मैं भी कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा नंबर है, कोई बात हो आप मुझसे बात कर लेना। ठीक है ना? जो मेरे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनसे मैं हर हफ्ते बात करता हूं और आपसे भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है ना? उसके बाद आपको एक नियम और बांधना है। क्या? रीड वंस, पढ़ो एक बार, रिवाइज थ्राइस। रीड वंस, रिवाइज थ्राइस, ये फॉर्मूला बांध लेना है। अब आप 11 से 12th में आए हो, फिर 12th से आपने 12th पास कर ली है, तो अब मैं बात समझ आ रहा हूं कि जो भी हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो हमें भैया रिवाइज बहुत करना है। बिना रिवाइज करे एग्जाम नहीं निकलेगा। सेकेंड थिंग, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस का कंप्लीशन आपको जुलाई 31 तक करके आपको मिनिमम 10 मॉक टेस्ट देने ही है। 10 कह लो, या चलो नहीं दे पाए 10 तो 5 तो देने ही देने।
अगर आप मॉक टेस्ट में कट ऑफ जितने मार्क्स ले आते हो या कट ऑफ से ऊपर के नंबर ले आते हो तो ये बात गारंटी है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन को, निकलना ही निकलना है तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद तो भैया मेरी पार्टी होनी चाहिए, पार्टी तो चाहिए, मिठाई तो मैं खा के रहूंगा तुमसे। तुम भैया कैसे मेरी मिठाई छोड़ दोगे, समझो मेरी बात। चलो अब देखो, पहला हमारा नियम क्या था, प्लान। ये तो था प्लान, प्लान समझो। प्लान क्या है कि हमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर करके चलनी है। इसमें हम मैथ्स रोज करेंगे, इंग्लिश हम रोज करेंगे, ठीक है ना। साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर हम सैटरडे संडे को देखेंगे। अब देखेंगे सैटरडे संडे को जरूर देखेंगे, ठीक है ना। इसमें भी एक काम कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। मैथ्स रोज करेंगे, इंग्लिश रोज करेंगे और साइंस रोज करेंगे। ज्योग्राफी, करंट अफेयर सैटरडे संडे देखें, ऐसे करेंगे, ठीक है। और सेकेंड प्लान होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसमें अगर मेरा कोई छोटा भाई होता तो मैं उससे ये कहता पॉलिटी में पूरी जान फूंक दो और हिस्ट्री को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स को भी छोड़ दो, क्योंकि हिस्ट्री को पूरा कवर करने में 6 महीने लगते हैं और इकोनॉमिक्स से सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। पॉलिटी में पूरी जान फूंक दो, क्लियर है। अब इस एग्जाम को देने वालों की संख्या समझ लो, 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 5 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख लोग एग्जाम देने की हिम्मत करेंगे, बाकी लोगों का मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं जा रहा। 1.5 लाख लोग कुछ ना कुछ तैयारी करके आएंगे, पर एक्चुअल कंपटीशन होगा 75,000 बच्चों से, और रिटन निकालने वालों की असली संख्या होगी 10,000 से लेके 8,000, और फाइनल सिलेक्शन होगा 457। तो अगर आप सिलेक्शन रेट को देखो तो ये अगर 500 है, 500 को अगर मैं 5 लाख से डिवाइड करूं तो भाई कितना बैठा, ये बैठा भाई 0.1%। इतने बच्चे ही रिटन एग्जाम निकालते हैं। अब तुम्हारी मौसी, चाची, ताई, दोस्त की माँ, जो भी हैं, आंटी, अंकल, वो सब कहेंगे एनडीए रिटन तो हर कोई निकाल लेता है। बोलो, एनडीए रिटन तो हर कोई निकाल लेता है जिसका सिलेक्शन रेट 0.1% है। एसएसबी निकाल के देखा, ऐसे बोलेंगी तुम्हारी आंटी। कोई ना कोई बोलेगा, ऐसा हो सकता कोई ना बोले, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है ना। रिटन तो कोई भी निकाल लेता है। नाउ तुम्हें बात समझना है कि रिटन निकालने के लिए जो तुम्हें टारगेट स्कोर है वो है 350 मार्क्स। कितना? 350 मार्क्स। ये अगर तुमने निकाल लिया तो एसएसबी का कॉल आना तय है। बट मैं तुम्हें सलाह ये दूंगा कि तुम टारगेट स्कोर बीइंग अ बॉय 400 बनाओ और बीइंग अ गर्ल 500 बनाओ। अब ऐसा क्यों सर, इतनी बड़ी पार्शियलिटी क्यों? बॉय 400, गर्ल्स 500। आप तो कतई भेदभाव करते हो, आप तो भेदभाव में पक्का विश्वास करते हो। मैंने भेदभाव नहीं किया, सरकार ने तुम्हारे साथ भेदभाव हो किया, वो नहीं चाहती तुम्हारा कुछ भला हो। ना जरा समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं, मेरिट लिस्ट समझते हो, वो फाइनल लिस्ट इसमें ये वो नाम लिखे होते हैं कि कौन लड़का लड़की फौज ज्वाइन करेंगे, तो उसमें रिटन के मार्क्स 900 में से ये लिखे होते हैं, एसएसबी के मार्क्स लिखे होते हैं ये वाले, दोनों को प्लस करके जो नंबर आते हैं उससे डिसाइड होता है कि बंदा एकेडमी ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जैसे भैया हैं, अनमोल भैया हैं, उनकी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक 1 है, ठीक है ना। अगर आप उनके मार्क्स देखो तो नोटिस करोगे कि रिटन में 536 है, मतलब ऑल इंडिया रैंक आने के लिए मिनिमम 500 मार्क्स तो आपको रिटन में लाने ही पड़ेंगे, क्लियर है। पर वहीं अगर विनीत भैया के देखो, उनके 600 नंबर है, पर उनकी सेकंड रैंक क्यों आई? क्योंकि उनके एसएसबी में बहुत कम नंबर है, वो बॉर्डर लाइन से पास हुआ है भाई। हमारा बॉर्डर लाइन पे पास होने के नंबर चाहिए थे 360 एसएसबी में, बॉर्डर लाइन से भाई पास हुआ है। बहुत खतरनाक था भाई, पढ़ाई में बहुत तेज थे और पर्सनैलिटी थोड़ी कमजोर थी। वो मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप रिटन में 400 नंबर ले आओ और गर्ल्स 500 नंबर ले आए तो उनकी सीट सेफ है। तो समझ नहीं आई बात, समझाता हूँ। देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मम्मी पापा भी बैठे हैं तो वो भी सुन ले मेरी बात, बच्चे हल्का में ना ले जाए इस बात को। ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास जॉब इंटरव्यू के लिए आए, भाई एनडीए एक तरह से जॉब इंटरव्यू गए, तो इंटरव्यू देने वाले हो आप सिपाही बनने का, हाँ ठीक है। तो भैया अगर मुझे मान लो कैंडिडेट बहुत अच्छा लगा तो मैं उसे दूंगा 400 नंबर मिनिमम, और अगर मुझे लगा ठीक ठाक है तो मैं उसे दूंगा 360, और मुझे लगा कि बच्चा बेकार है तो मैं दूंगा 330। ये रे, तो यहां पर क्या हुआ, ये वाला बंदा अनमोल तो एसएसबी वालों को बेहतरीन लगा 500 नंबर, पर वहीं जो विनीत भैया थे वो एसएसबी को कुछ भाए नहीं, तो उनको दे दिए बॉर्डर लाइन पे पास नंबर, ठीक है।
अब देखो यहां पर रैंक 10 पे देखो, ये तो लिटरली बॉर्डर लाइन से पास हुआ है। लिटरली पास होने के लिए एग्जैक्टली 360 नंबर चाहिए होते, 360 ही मिले हैं भाई को। जरा सा एक नंबर नीचे चला जाता ना, आउट था भाई। तो जो एसएसबी होती है ना, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। पर जो एनडी के मार्क्स हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू होते हैं, समझने के लिए क्वेश्चंस क्या पूछ देंगे। एसएसबी में क्या पूछ देंगे किसी को नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो आप एसएसबी में कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर श्योर ज्वाइन करना है तो आप रिटन पे बहुत फोकस करो और रिटन में इतने नंबर लाओ। अब गर्ल्स इस बात से परेशान ना हो कि सर 500 नंबर, सोच रहे हो ऑल इंडिया रैंक 1 के 500 नंबर आते हैं सर, देख रहे हो ये नंबर ऑल इंडिया रैंक। चलिए तो खतरनाक है ना, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। देखो भेदभाव का जवाब मेरे पास नहीं है, पर तुम्हारी पास भाई सीटें ही बहुत होती है, 27, 30, 15 ऐसी सीटें आती है, तो 500 नंबर तो लाने ही है। और कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको सब समझाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो। और ये बात समझ लो कि मान लो पूरे देश में जो 30 लड़कियां सेलेक्ट होंगी, वो हर कोचिंग से सेलेक्ट नहीं हो सकती, हर घर से सेलेक्ट नहीं हो सकती। वो 30 लड़कियां साधारण लड़कियां नहीं हो सकती, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कभी मेरा इंस्टाग्राम चेक करना, ठीक है ना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो आप नोटिस करोगे मैं हर बार ना, मेरे यहां से लड़कियां रिटन एग्जाम निकाल लेती हैं, पर हर बार मैं उनकी कभी भी ये नहीं डालता कि देखो वो एनडीए ज्वाइन कर रही हैं। वो स्टोरी मैं कभी नहीं डाल पाता, मैं सिर्फ 2 बार ही डाल पाऊं, ओनली 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि उन लड़कियों के नंबर 500 नंबर नहीं आए, किसी के 400 आए थे, किसी को 380 आए थे, 500 नहीं आए। क्यों नहीं आए थे मैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो याद रखिए बात समझ आगे। अब आपको ना, जैसे फौज में एक नियम होता है, फौज में नियम क्या होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों प्लान एक ही चीज पे काम करने चाहिए, वो ये कि भैया जीत हम लेके ही रहेंगे। जीत है ना वो हमारी ही होगी, इस पे पूरा फोकस होता है। प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी काम करना चाहिए, प्लान बी फेल हो जाए तो प्लान सी काम करना चाहिए। यही एम होता है फौज का। वो मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप चाहते हो तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना जो बताना है, और इस पूरे प्लान पे मैंने पीडीएफ डाल दी है इस पे भैया टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसे जरा देख लेना। सेकेंड थिंग, मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में प्लान ए हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्लान ए फेल हो गया कंप्लीटली 110%, तो समझ लो प्लान बी और प्लान सी काम नहीं करेंगे। प्लान ए थोड़ा सा फेल चलेगा, मतलब ऐसा होता है जो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश होता है उसका वेटेज बहुत हाई होता है। मैथ्स 300 नंबर, साइंस 220, इंग्लिश 200। वहीं जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, वो कहते हैं हमारा वेटेज चुटकू चुटकू, इत्तू इत्तू सा। अब ये इत्तू इत्तू सा है इसका वेटेज, तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारा मैथ्स का पेपर खराब हो गया, मैं संभाल लूंगा, साइंस का पेपर एक खराब हो गया मैं संभाल लूंगा, इंग्लिश का पेपर खराब हो गया मैं संभाल लूंगा, पर पहली मेहनत इस पे करो तो नंबर को उठाओ। ये होता है प्लान, ठीक है। नाउ मेरी बात ध्यान सुनो, ये था मेरिट लिस्ट की कहानी, मैं तुम्हें बता चुका हूं, पर जरा एक बात बहुत ध्यान सुनना। कई लोग क्या गलती करते हैं, एसएसबी की तैयारी रिटन के साथ ही करना शुरू कर देते हैं, और कई कर्नल ब्रिगेडियर्स हैं उन्होंने ये बोला होगा है, जैसे मेजर जनरल यश मोर हैं, मैं एग्जैक्टली नाम के साथ बोल रहा हूं, कंफ्यूजन की हो, बड़े कमाल के आदमी, उन्हें पर्सनली जानता हूं, पर्सनली मिला भी हूं, बहुत ही कमाल के आदमी है। और इन्होंने एक बात कही थी, रिटन और एसएसबी दोनों एक साथ प्रिपेयर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, बट अगर आप पे 2 साल हो तो 2 इयर्स, क्या आपके पास 2 साल है? नहीं, आपके पास कितने हैं? 4 महीने, ठीक है ना। या एक ना वो और है, कर्नल है, अमन दमन है, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, भूल गया मैं, कर्नल साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि एसएसबी की तैयारी रिटन के साथ कर देनी चाहिए। पर देखो टाइम नहीं मिलता, ईमानदारी से बताऊं, 4 महीने बहुत कम समय रिटन एग्जाम के लिए, तो पहले रिटन पे फोकस कर लो। जब आपने रिटन एग्जाम निकाल दिया तो उसके बाद आपको फिर से 4 महीने मिलेंगे, उन 4 महीने में पूरी एसएसबी तैयारी करना, तबाह के करना। ये नंबर है मेरा, कॉल कर लेना, मैं तुम्हें धक से बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, कर्नल राजीव भरमन, ये नाम है ना, कर्नल राजीव भरमन नाम से, हाँ उन्होंने कहा था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो आप इमोशन में मत बह जाना। मैं मानता हूँ एसएसबी टफ है, ऐसा नहीं कह रहा मैं एसएसबी टफ नहीं है, बट यार थोड़ा सा लॉजिक लेके चलना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते रहा। देखिए आप देखो, कई लोग ऐसे होते हैं तो उन्होंने एसएसबी निकाल ली होती है। ये देखो, अभी तो आपने टॉप ऑफ द मेरिट देखा था ना, कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, 2 है, उनकी कहानी क्या है, तो नीचे से उनको देख रहा,
तो नीचे से देखो उनके ना एसबी के मार्क्स सबके सेम है, 360 360 360 370 360 360 360 360 370 360, सबके लगभग नंबर सेम है। और देखो टोटल बच्चे सिलेक्ट होने थे 457, इन लोगों ने एसएसबी निकाल दी है, सबकी एसएसबी निकली हुई है, पर इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मान लो ये रिटन में लड़का 400 नंबर लिया था और एसएसबी में खाली 360 लेकर आता, 360 प्लस 400 60, तो 60 नंबर, इतने में इसका तय था कि ये एकेडमी ज्वाइन करेगा ही चलेगा। लड़की है, लड़की ने एसएसबी में 360 लाए होते और रिटन में 500 लाए होते, कितने नंबर बैठते? 860। 860 में एक लड़की को फौज ज्वाइन करने से कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप नहीं है जो रोक सके। तो आपको पूरी तैयारी ऐसे करनी है मेरे लाल कि आप आर दो, समझो। रिटन में बहुत मेहनत करनी है। रिटन इज द हाफ कप टू ज्वाइन आर्मी। हाफ का मतलब कि अगर आपने आधा कप भर दिया जिससे आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय हो चुका है, बस एसएसबी निकालने की दे दी है। और आपके रिटन में ही बहुत कम है। देखो जैसे इसके नंबर कितने हैं, 292, एकदम बॉर्डर लाइन से पास हुआ है, 293, ठीक है ना। ये वही वाला है एग्जाम। देखो अभी आप सितंबर वाला देने वाले हो ना, ये आपकी मेरिट लिस्ट है एनडीए 2 2023 की। देखो कितने कम मार्क्स की कट ऑफ लगी है, 293 292, इतने कम मार्क्स की तो भाई कट ऑफ आई थी। और ऐसी तुम्हारे वाले में भी आएगी सितंबर वाले में। सितंबर वाला पेपर इजी होता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका हो जाएगा। पर पहले क्या ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको निपटा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ बातें ऐसी हैं, एक वीडियो मैंने बनाई थी, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, पर मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देख सकें, तो उसमें आपको बहुत कमाल की बातें मिलेंगी। मैं नहीं देख पाऊं तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं। पहला है कि हमेशा ब्लूप्रिंट पे फोकस करो, ना कि टाइम टेबल। टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। कंसिस्टेंसी बना के रखो, मोटिवेशन से काम नहीं चल पाता। अगर आपने कंसिस्टेंट रहे, भाई कोई बच्चा 8 घंटे तो नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना, बट जब भी मन करे पढ़ने का तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। घड़ी मत देखो सुबह के 4 बजे 3 बैठ रहे हैं, ठीक है ना। टॉयलेट में भी अगर कॉपी ले आने की जरूरत तो ले जाओ, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही रेयर कोई बच्चा होगा जो 8 घंटे लगातार पढ़ सकता। कोई बच्चा 8 घंटे नहीं बैठ सकता। दूसरी बात, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर मत करो। यकीन मानो एनडीए निकालने वालों की परसेंटेज ऐसी होगी 60%, 55%। मेरी खुद 60% थी। जस्ट हेड ऑन कि मुझे निकालना है, जो भी निकालने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, आपका एग्जाम निकलेगा। तो ऐसे बच्चों का ना जो पढ़ाई में अच्छे हैं, हम निकाल लेंगे, यहां पर रटने वाला कोई खेल ही नहीं है, यहां दिमाग चलाने वाला खेल। एनडीए का पेपर बनाया ऐसे गया है कि जिसका दिमाग चलता है ना वो ही निकाल सकता है। लॉजिक बेस से बैठने वाला बेस है ही नहीं। जिसके 12th में 90% भी आ रखे होंगे ना, उसका भी निकलेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, यूट्यूब पे बहुत मैराथन वीडियोस पड़ी हैं, जैसे पीडब्ल्यू की पड़ी हैं, एलडब्ल्यूएस की पड़ी हैं, उसके बाद अर्पित चौधरी सर की पड़ी हैं, बहुतों की मैराथन क्लासेस पड़ी हैं। उनको मत देख। अगर आप उन्हें डिफेम कर रहे हो, उन्हें डिफेम नहीं कर रहा, उन्होंने पढ़ाया खराब नहीं है, पढ़ाया भी सही है, बट प्रॉब्लम क्या है, उन वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अगर आप ये सोचोगे अगर मैंने मैराथन वीडियो ही कर ली तो ही मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो फिर हर किसी का निकल जाता। तुम कौन से स्पेशल हो भाई? यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, देख लो, निकल जाएगा। फिर तो हर ऑल इंडिया रैंक 1 वाला बंदा यही कह रहा होता, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, यूट्यूब से देख ले। कदम कान गलत है। समझो, प्रॉपर तैयारी करनी है। मैं आपको सब बता रहा हूं, बुक्स भी बता रहा हूं, सोर्स भी बता रहा हूं, सब तमीज में करनी है, ठीक है ना। चलो पहले थोड़ा सा और जरा हम प्लानिंग को समझ लें। अब हमारे हर सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आने चाहिए। देखो हमारे बीइंग अ बॉय 120 नंबर बैठने चाहिए इंग्लिश में, और बीइंग अ गर्ल 160। अगर आप बॉय हैं 150 तक आप ला सकते हैं, और बीइंग अ गर्ल 180 नंबर लेकर आने। टोटल अगर आप मार्क्स की संख्या जोड़ेंगे तो बॉयज को 300 नंबर उठाने हैं इंग्लिश, साइंस और करंट अफेयर से, और बीइंग अ बॉय आप उठा सकते, सॉरी बीइंग अ गर्ल आपको उठाने हैं 370 नंबर। और फिर ज्योग्राफी पॉलिटी आपका ना बैकअप का काम करेगा, 80 में से 50 नंबर का स्कोर करना है, ठीक है, गलती वलती सब काट गई, ठीक। तो आपका टोटल बीइंग अ बॉय फ्रॉम ओनली जीएटी आपका बैठेगा 400 स्कोर, और यहां पर बैठेगा आपका 470 स्कोर। क्लियर है? अब आपको ये बात समझनी है कि सोचो, जितना मैं आपका एम कर रहा था टोटल मैथ्स और जीएटी मिलाकर, मैं चाहता हूं आप अकेले का टारगेट 400 और 470 जीएटी से भरो। अगर आप ऐसा कर गए
तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्यों? देखो ऐसा होता है 90% ना मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है ना। तो अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप 100 to 150 का टारगेट बनाओ। अगर मैथ्स बहुत खराब है, वीक है, आपका होता है बहुत बच्चों का 85 मिनिमम, तो मान लो आप लड़की हो, आपके मान लो 85 में मार्क्स आए, तो आपने कितना उखाड़ लिया? आपने उखाड़ लिया 555, आपका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने ये कहा है कहीं कि इतने नंबर लाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक पता, एक बहुत बड़ी अफवाह है, बहुत बड़ी अफवाह, अफवाह नहीं महा अफवाह। वो ये कहते हैं, मेरे बच्चे को भी एक लड़की थी कुसुम, मेरे यहाँ कोचिंग में पढ़ती है, बेचारी का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो वो बहुत परेशान थी। उसको एक भैया थे, उन भैया ने कह दिया एनडी के अंदर तो हर सब्जेक्ट की सेक्शन कट ऑफ होती है, मतलब ज्योग्राफी में भी 20% की सेक्शन कट ऑफ है, साइंस में भी 20% की सेक्शन कट ऑफ है, इंग्लिश में भी 20% की सेक्शन कट ऑफ है, हिस्ट्री में भी 20% की सेक्शन कट ऑफ है, इकोनॉमिक्स में भी 20% की कट ऑफ है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, अकेला जो जीएटी है ना, उसकी 33% की अकेले की कट ऑफ है कि मिनिमम 30% तो लानी ही है, 33%। ऐसी मैथ्स में 33% तो लाने होते हैं। दोनों पेपर में जब 33% होंगे तभी आप आगे के लिए बढ़ पाओगे, है ना। जैसे मैथ्स में अगर आपके 33% नहीं बैठे तो जीएटी का पेपर चेक ही नहीं करेंगे वो। समझ लो, अगर 33% आपके मैथ्स में नहीं बैठे तो जीएटी का पेपर चेक ही नहीं करेंगे। यस, बात समझ आ रही है? चलो, यहां तक की बात समझ आ रही है, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो 3 पिलर कौन से थे? साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो बेटा, जो हमारा साइंस है ना, उसमें ना हमारी 11th क्लास तक की फिजिक्स आती है, जो 11th क्लास का पूरा फिजिक्स है वो पूरा आएगा। केमिस्ट्री 9-10 तक की आती है, बायोलॉजी भी 9-10 तक की आती है, बस एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। तो मेरे बच्चे बायो के है ना, उन्हें पता होगा ये वाला जो चैप्टर है, स्पेलिंग शायद गलत हो गई, बायोमोलिक्यूल्स, ये वाला जो चैप्टर है ये क्लास 11th का, ठीक है ना। जिसे मन लगा के करना है तभी काम बनेगा, ठीक। अब मैं कहूं फिजिक्स में सर कौन से चैप्टर्स करने हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, रॉक एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन और ऑप्टिक्स, ये करने ही करने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने ही आने। आप देख लेना कि अगर साइंस आ रही है तो ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो सकता ना है। दूसरी बात, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देनी है, फिजिकल केमिस्ट्री पे काम करना है, जो आपकी ना क्लास 10th में मेंशन, बहुत मन लगा काम करना। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करनी नहीं है, हाँ बिल्कुल, तेज छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बायोलॉजी में देखो, सेल है, टिश्यू है, हेरिडिटी इवोल्यूशन है, डिजीज, विटामिन है, सिस्टम में क्या? सांस लेना, दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना और हगना, ये सारा आपका एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अब एक बात और, ये तो बड़ा कम सिलेबस है, देखो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको टाइम मिले तो देखो फिजिक्स में कितने 14 टॉपिक्स, मैंने आपको कितना कराया है? 5, ये 5 कम। केमिस्ट्री मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री बताई तो उसमें भी 5 ही टॉपिक्स है। बायोलॉजी में 6 टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो मैंने कितना सिलेबस कम कर दिया। अब कई लोग उसे कहते हैं, कॉल पे इस नंबर पे कॉल कर देते हैं, कहते हैं सर मैं बायो छोड़ दूं, मुझे बायो पसंद नहीं है, मुझसे राइटिंग नहीं आती। बेटा मैंने ऑलरेडी सिलेबस कम कर दिया, उसमें भी तो छोड़ देगा तो मैं क्या कर लूंगा? मतलब मेरी बात की वैल्यू क्या रहेगी? मैं तो ये कहे नहीं पूरा निपटाइए, समझ लो आप। तो ऐसे आप पूरा मन लगा के ढंग से करो तभी काम बनेगा। दूसरा, एक क्या हुआ, एक केस ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एक बच्चा मेरिट लिस्ट में 30 रह गया, कितने नंबर से? 20 मार्क्स से। अब उसकी माँ भी परेशान, मैं भी परेशान, बच्चा भी परेशान, हम दोनों बैठे हुए, हम देख रहे यार 20 मार्क्स कहां छूट गए। बच्चा सीरियस था, मतलब बट क्या था, वो नॉन साइंस का था। अब वो नॉन साइंस का था तो उसने क्या किया, न्यूमेरिकल्स नहीं करे साइंस। और अगर आप मान लो यही 5 चैप्टर है जिनसे न्यूमेरिकल्स आते, मोशन से एक क्वेश्चन आ गया, इससे भी 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 एक क्वेश्चन, तो कितने चैप्टर हो गए? 5 × 4 20। अगर उस गधे ने न्यूमेरिकल कर लिए होते, उस साल वो एनडीए ज्वाइन कर रहा होता। और अभी उस बच्चे को, क्योंकि आखिरी अटेम्प्ट था, वो बीएससी कर रहा है। ऐसी हरकत नहीं करनी। न्यूमेरिकल है वो ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना फॉर्मूला अगर आता हूं तो आराम से हो जाएंगे। अपने पापा से पूछना, वो बताएंगे कि आधे नंबर की लड़ाई होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आधे नंबर की। यहाँ बच्चे ने 20 नंबर छोड़ दिए, न्यूमेरिकल पढ़ने पड़ेंगे। कौन करे न्यूमेरिकल? ऐसा नहीं करता। ईमानदारी से मेहनत करो,
इस बार मैं बता रहा हूं, तुम खुद भी मिठाई खाओगे, मुझे भी मिठाई खिलाओगे, जिंदगी ऐसा है, मजे ही मजे। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश का पेपर इस साल चेंज हुआ था, बहुत बच्चे हुए थे, बहुत। मैं कहता हूं कहाँ चेंज हुआ था यार। देखो अगर इंग्लिश के पेपर की बात करूं, उन्होंने सरकारी नोटिफिकेशन में लिखा है क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी का ऐसे डिजाइन होगा कि बच्चे को टेस्ट कर सके उसकी अंग्रेजी की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड शब्दों का इस्तेमाल, वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। इस सिलेबस के अंदर हम कई चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम ग्रामर पूछेंगे, ग्रामर का इस्तेमाल पूछेंगे, वोकैबुलरी पूछेंगे, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम्स, यूजेज ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, कंफ्यूजन वर्ड्स, स्पेलिंग्स, ऐसे शब्द हम पूछेंगे। कॉम्प्रिहेंशन हम पूछेंगे, कोहेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हम पूछेंगे। और इसके आगे हम कुछ भी एक्सटेंड करके और भी कुछ पूछ सकते हैं कि हमें बच्चे की, कैंडिडेट की इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी कितनी अच्छी है वो पता लग जाए। अब इस चीज में बच्चा मात खा जाता है, वो सोचता है इंग्लिश का तो सिलेबस ही मेंशन नहीं है, तो इंग्लिश की तैयारी क्या कर, छोड़ दो, आगे बढ़ता, लंका लग जाती है। एक्चुअल क्या होता है, इंग्लिश का जो लेवल ही आपसे मांग रहे हैं ना, वो मांग रहे हैं C1 C2। अगर आप ध्यान से सोचो, जब ये प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड जरा ध्यान से देखो, क्या लिखा है, प्रोफिशिएंसी। तो एक इंग्लिश का लेवल होता है CEFR, वो कहता है प्रोफिशिएंसी वाले जो लेवल होता है वो होता है C1 C2। और क्योंकि हमने इतना समझ लिया कि वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश समझ रहा है, वो होती है A1 A2 बेसिक। नॉर्मली जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनकी अंग्रेजी यहां तक होती है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो यहां पर अटके होते हैं। और जो आपसे एनडीए डिमांड कर रहा है वो ये वाला लेवल डिमांड कर रहा है। तो यहां पर भी प्रोफिशिएंसी लिखा हुआ है, यहां पर भी वही लिखा हुआ है वर्ड, चेक करो दोनों जगह सेम वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रोफिशिएंसी का लेवल आपका ये वाला है, प्रोफिशिएंट यूजर C1 C2। सर आप ना ज्यादा बड़ा चढ़ा के जाते बोलते हो, नहीं बोल रहा। इस साल ना ये वर्ड्स आए थे, साइनोश्योर, कोएवियल, रेट्रोग्रेशन, इंप्रेस एंड टुर्गेड। ये वर्ड जो आए थे, ये वर्ड क्या आप डेली भाषा में इस्तेमाल करते हो? नहीं। मैंने सिंपल सारे के सारे वर्ड चैट जीपीटी में डाले, डालने के बाद उसने बोला साहब ये C1 C2 लेवल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ यस द वर्ड यू हैव लिस्टेड ऑफ C1 C2 लेवल। और CEFR बोलता है, CEFR कहता है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क फॉर रेफरेंस ऑफ फॉर द लैंग्वेजेस। ये इंग्लिश का लेवल भाई साहब वो मांग रहे हैं, ठीक है ना। या समझ जाओ, सर नहीं आप अभी भी झूठ बोल रहे हो, मैं समझाता हूं। देखो आप इंग्लिश का मतलब समझते हो और सिंपल भाषा की मैं बोल रहा हूं, सिंपल इंसान समझ जाए। देखो आप इंग्लिश क्या बोलते हो, आप बोलते हो वी हैड अ वेरी हैप्पी हॉलीडे। ध्यान से ना मेरी बात, हमारे बहुत अच्छे हॉलीडे गए छोटे से लिटिल विलेज में जो कि सराउंडेड है सुंदर माउंटेन से, बट एक्चुअल इंग्लिश वो मान क्या रहा है, वो कहता है वी हैड अ ब्लिसफुल हैप्पी हॉलीडे। वेरी को इसने चेंज कर दिया ब्लिसफुल से। अब कोई बच्चा वेरी की जगह ब्लिसफुल यूज करता है? नहीं, पर ये करवा रहे हैं, ये चाहते हैं अंग्रेजी का लेवल। नाइस लिटिल विलेज, नाइस को इसने चेंज कर दिया पिक्चर्स क्यू से। तो ये आप सोच के देखो, एक ही सेंटेंस में दो खतरनाक वर्ड आ जाए, सेंटेंस समझ में आना बंद हो जाता है। ये इंग्लिश का लेवल डिमांड कर रहे हैं वो, ठीक है ना। सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, उसको कहते हैं सराउंडेड बाय द स्पेक्टिकुलर माउंटेन, समझो, स्पेक्टिकुलर माउंटेन। ये अंग्रेजी का लेवल डिमांड कर रहे हैं। और अगर आपने अंग्रेजी का लेवल नहीं अचीव किया, आप इंग्लिश का पेपर नहीं पाओगे, आपके खून के आंसू बहेंगे। क्या बहेंगे? खून के आंसू। प्लीज वर्क वेरी हार्ड। अब देखो एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि जो भी सीडीएस का पैटर्न चेंज होता है इंग्लिश का, वो 1-2 साल के अंदर एनडीए में भी आएगा। ये बात ध्यान से समझ लो। मैं पता है अपनी ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ और आज से कुछ समय पहले तक मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। अभी भी ऑफलाइन क्लास मैंने बंद कर दी है, में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बेटा। तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप ना ऐसा मत करा करो, एनडीए में जो पूछ जाता है खाली वो पढ़ाओ। मैं कहता हूँ यार एनडीए में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा, और ये बात नोटिस करी गई है जो सीडीएस के पेपर में पूछा जाएगा वो एनडीए के पेपर में आएगा। देखो सेंटेंस जो सबसे ज्यादा करेक्ट हो वो बताओ कौन सा है। ये बात सीडीएस में पूछी गई थी, 2 क्वेश्चन डाल दिए और इसका आंसर है डी, है ना। और आपको एक बात बताऊं मजे की, यूपीएससी ने आंसर गलत दे रखा, आंसर है तो डी पर ये आंसर भी गलत है। ग्रामेटिकल मिस्टेक की है इसमें, ये नहीं आना चाहिए था एज। यूपीएससी भी गलती कर देता है। और
बुरा मत मानना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरा ये मानना है आज की तारीख में एनडीए में इंग्लिश में मेरे से अच्छा टीचर नहीं। क्यों मेरा मानना है? क्योंकि ये ना कोई टीचर बता नहीं रहा बच्चों को इतनी क्लियरली, और कोई ढंग से इंग्लिश पढ़ा भी नहीं रहा। मोटा मोटा पढ़ा दिया, ग्रामर पढ़ा दी, खत्म कहानी। मोटी मोटी वोकैब करा दी, हो गया। गलत तरीका मेरे हिसाब से ना। क्लियरली बच्चों को समझाओ कि कहां पर खड़ा होना है, क्या करना है। जब बच्चे के रिजल्ट हमारे हैं, भाई बच्चा सिलेक्ट हुआ तो रिजल्ट हमारा होता है, हम गर्व से कहते हैं हमारे सिलेक्ट हुआ, हमारे ऐसे सिलेक्ट हुए, तो बच्चे का फेलियर भी तो हमारा है। जो सिलेक्ट हुआ है आपको भी पता होता है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से भी हुआ है, हमने लड्डू पेड़ा खा लिया है कि हाँ जी। तो बच्चों को ईमानदारी से बताना चाहिए, ठीक है ना। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट हमें थोड़ी गहराई से थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए पेपर को। देखो अभी वाला पेपर है कॉन्फिडेंट एंड ये वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड, ये भी सीडीएस में आ चुके हैं, और ये वाला तो एग्जैक्टली सीडीएस से उठ के आया है। पेज सीडीएस से उठ के आया है लाल। प्लीज सीडीएस के पेपर को आप इग्नोर नहीं मार सकते। देखो ये वाला है, इस वर्ड को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड बताओ, ये भी सीडीएस से आया है। ऐसा होता है तो यूपीएससी का सिविल सर्विस का पेपर होता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो सीडीएस सीएपीएफ में देखे जाते हैं, और जो सीडीएस सीएपीएफ में चेंजेस होते हैं वो एनडीए में देखे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अब देखो मैं अपनी क्लास में ना रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कराता था, और ये ना कभी नहीं आते थे, तो हर साल मुझे कहा जाता सर पता नहीं क्यों पढ़ाते रहते हैं, टाइम वेस्ट पढ़ाते रहते हैं। अब देखो ये आ गया, तो टाइम वेस्ट था वो असलियत हो गई। तो हमें ध्यान देना है, तो सीडीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो आपको एनडीए के लिए ध्यान रखना है। तो जब आप एनडीए की इंग्लिश की तैयारी करोगे तो आप सीडीएस का पेपर लगा के देखोगे, अगर आपसे सीडीएस का पेपर हो पा रहा है तो आपसे एनडीए का पेपर भी आराम से हो जाए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अब तैयारी कैसे करनी है? देखो तैयारी करने के लिए आपको एक किताब देनी है, वर्ड पावर मेड इजी, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत, ठीक है। ग्रामर के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हो, पर मैं कहूंगा इंग्लिश जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्लीज आप वही पढ़े, ज्यादा अच्छा है, आपका कम समय में काम चल जाएगा। वरना कोई भी ग्रामर की किताब ले सकते हैं। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मार्टिन ह्यूइंग की एक किताब आती है एडवांस ग्रामर इन यूज, उसे करना है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है। और दूसरी है कोलोकेशन इंग्लिश की है, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है। ये है माइकल एम कार्ले की एंड फेलिसिटी की, ये बड़ी अच्छी किताब है यूरोपियन, इन्हें करना है। बहुत प्यारी, बहुत ज्यादा प्यारी किताब है, इन्हें करना है। अगर आप ये कर गए पढ़ दिया। दूसरी किताब आपको, अच्छा एक बात और, दूसरी किताब बोल रहा हूं मैं, ये जो दो किताबें काफी महंगी है, 1500 2000 की है। तो अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि नहीं यार इतनी महंगी किताबें मैं कहां से लाऊंगा, तो आप टेंशन मत लो, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो मैं वहां पर ना पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा ये किताब। प्लीज मन लगा के किताब कर लेना, अगर आपने मन लगा के कर लिया तो बाहर नहीं आएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और कोई दिक्कत है तो मैं हूं तुम्हारे पास, कॉल कर देना मेरे को, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ी रीडिंग हैबिट भी डाल के पड़ी, तो मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आती कि रीडिंग हैबिट के लिए मेरे लाल आपको ना 5 किताबें पढ़नी है। पहली है द ट्रैप, इसका ऑथर मैं ही हूं, थैंक यू सो मच। ये आपको खरीदने से नहीं मिलेगी, ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। दूसरी है विन योर इनर बैटल, अच्छी किताब है, अगर आपने कर लिया, आपने A1 लेवल पार कर लिया। A1 लेवल क्या होता है? बहुत ही आसान अंग्रेजी का लेवल। दूसरा लेवल है A1 A2 लेवल, क्योंकि थोड़ा हायर है, मजा आएगा। पहले A1 लेवल अचीव करो, फिर A1 A2, फिर रिलेंटलेस, है ना, ये B1 B2 लेवल है, मजा आ जाए। अब आप में से काफी लोग कहते हैं सर मैं तो ऑलरेडी किताब पढ़ रहा हूँ। देखो आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर, है ना, बट अगर आपको बार बार डिक्शनरी खोल के देखनी पड़ रही है उस शब्द का मीनिंग क्या है, या न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है, तो आपकी पढ़ाई बहुत बोरिंग हो जाएगी और आप थक जाओगे। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो आप प्लीज जिस तरह से मैं कह रहा हूं उस तरह से करो। इससे एक तो इस किताब से आपकी एसएसबी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, मेहनत भी लगेगी। दूसरी है विन योर इनर बैटल, वो ना आपका ना जैसे पोर्नोग्राफी, यूट्यूब, मूवीज में आपका दिमाग लगता है, ये आपका ना शांत करती है। डीप वर्क से आपका फोकस बढ़ेगा, और प्रैक्टिसिंग माइंड से आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले वीक थे और अब अच्छे हो गए हैं बहुत ज्यादा, वो प्रैक्टिसिंग माइंड वाला। लास्ट में रिलेंटलेस, आर्मी जैसा डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए इस बारे में बात करती है किताब, बहुत प्यारी किताब है। इसी सीक्वेंस में आप जाना, ठीक है ना, तभी आपका काम बनेगा। याद रखें, प्लीज मेक श्योर करें कि पहले आप यहां से शुरू करें, 1 2 3 4, है ना। ये वाली किताब आपको अमेज़न पे नहीं मिलेगी, पहले ही बोल रहा हूं, काम करते हैं। आगे चलते हैं। इंग्लिश का पेपर हर साल चेंज होगा, ये आपको समझ देना है, ठीक है ना।
इंग्लिश मैं ना फ्री में भी करा रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूँ। नया यूट्यूब चैनल खोला है, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, और आपका प्यार चाहिए और मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूंगा। तो अभी इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है। अगर आपका सब्सक्राइबर प्यार मिल जाए, सब्सक्राइबर वाला, सब्सक्राइब करने वाला प्यार, का लिंक कमेंट सेक्शन में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा और मैं बड़ी मोटिवेशन के साथ आपको वीडियोस पेश करता रहूंगा। तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और मैं आपको फ्री में नोट्स देता रहूंगा। जो मैंने आपको बड़ी महंगी महंगी किताबें बताई थी ना, ये वाली, ये भी मैं वहीं करा दूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, आप मेरे से कर ले, ठीक है। चलिए, और एक बात और, करंट अफेयर भी कराऊंगा। देखो मैं करंट अफेयर के बड़े सुंदर सुंदर नोट्स बनाए, बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर तो मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं इतने सुंदर बना सकता हूँ। तो ऐसे मैं सुंदर सुंदर नोट्स आपको करंट अफेयर के वहां पर करवाऊंगा। कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आपको टेस्ट भी लूंगा, और मैंने आपको लिंक दे दिया करूंगा यूट्यूब पे, वहां से आप क्लिक करके ना टेस्ट दे सकते हो ऑन द स्पॉट। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 के 20 क्वेश्चन का आप टेस्ट, मजा आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम्हारे प्यार के बिना चैनल नहीं चलता, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे अपना प्यार दो सब्सक्राइबर में, मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मैथ्स पे। तो हमने इंग्लिश की बात कर ली है, हमने साइंस की बात कर ली है, हमारे मैथ्स पे देखिए। मैथ्स में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। हमें सब नहीं करने, हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चार हो जाए, 1 2 3 4, ठीक है, या 1 2 3 4, कोई भी चार हो जाए, ठीक है। पर कोशिश ये करना है कि हम सारे ही कर पाए, चार के चक्कर में ना रहे। और उसमें ना कैलकुलस का वेटेज काफी ज्यादा होता है, 33% होता है। इस 33% में इंटीग्रेशन छोड़ दो। सर क्या पागल हो गए हो क्या? आपको पता है, मैं किसी और बच्चे सर को बताऊंगा ना, वो कहेगा पागल है चलो ने इंटीग्रेशन इसलिए मना कर रहा है। एक्चुअली इंटीग्रेशन इसलिए मना कर रहा हूं बेटा, 3 to 4 मंथ लगते हैं इंटीग्रेशन खत्म करने में। अगर आपने 12th में कर रखा है, मोस्ट वेलकम, आप करें उसे, मेहनत से करें, आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करना आसान, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मत करिएगा, ठीक है। अगर एनडी निकालने के बाद, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने। देखो ये ब्लैंक थे, अब देखो आपको देखो बॉक्सेस आ गए, है ना। अब तो ये बॉक्सेस पे ध्यान रखो। सेट्स आपको करना है, रिलेशन फंक्शन आपको करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, सीक्वेंस सीरीज, लिमिट्स, डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स। और अगर आप ज्योमेट्री को हाथ लगाने की हिम्मत कर सकते हो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, अगर आ सकती है तो बिल्कुल करें आप। परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ना गारंटी नहीं होती कि 100% क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, अपना खुदा है को आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं क्लास 12 की, तो देखिए क्लास 12 में रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तो भैया ओ माय गॉड पाप है भैया, बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बिल्कुल करो, पर इंटीग्रेशन छोड़ दो प्लीज, भगवान के नाम पे इंटीग्रेशन छोड़ दो, देखो कितना लंबा चक्कर है, ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा कर सकते हैं, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, माफ करिए भैया, हमें नहीं करना, ठीक है ना। ये ऐसी, ठीक है। तो ये था हमारा प्लान ए। प्लान बी पे जंप करते हैं। प्लान बी ये कहता है कि हमें ज्योग्राफी में ध्यान देना। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, फिजिकल ज्योग्राफी होती है, और इंडियन ज्योग्राफी होती है। ये जो 3 ज्योग्राफी होती है ना, ये 3 ज्योग्राफी अगर आप कर लो, आपका बेड़ा पार है। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या ना, वेटेज बहुत कम होता है, तो एक बार इसको इग्नोर कर दो, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को दिमाग में रखो, और फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी के ना 28 टॉपिक्स ने ये खत्म कर दो, निकल लिया। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है लोकल विंड्स के ऊपर क्वेश्चन, और देखो मैंने अपने टॉपिक में डाला है लोकल विंड्स, और ये ना जो इस साल का पेपर है, 25 साल का पेपर है, उसके सारे क्वेश्चन है। ये देखो अब लिखा है लैंडफॉर्म, दिख रहा है आपको लैंडफॉर्म, तेरा लैंडफॉर्म। आगे देखो यहां पर है आपका करंट, ओशन करंट, ओशन करंट कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे ओशन करंट, ठीक है ना। ये देखो 21वें नंबर पे लिखा है पासेस, मान ले के पासेस, कलियां कहते हैं इन्हें, मतलब पासेस, पासेस 21वें नंबर पे पासेस। और देखो 6 नंबर पे लिखा है सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, सॉइलाइट। तो भाई आपको ये बात समझनी है कि आप पूरी मेहनत से जो मैं आपको बता रहा हूं वो करें, आपको सारे क्वेश्चन छुपे छुपाए मिलेंगे, सारे के सारे। आप ही खुद ही कहोगे सर हाँ, मेरी पूरी कोशिश है सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए मिलेंगे, तो मजा, ठीक है। और बाकी आप करंट अफेयर समझते हैं,
करंट अफेयर ना, पापा की बात मत मानना यहाँ पर कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ रहा, हिंदी के निकालना चाह रहा है। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बहुत बात होगा, हिंदी के टॉपिक आते हैं, डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड, थीम्स, इंपॉर्टेंट पर्सन और ऑब्ituaries, बिल्स, एक्ट, नेशनल पार्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेब सीन। ऑब्ituaries मतलब होता है जो इंसान की डेथ हुई है, ठीक है। और मैं उसके लिए आपको नोट्स फ्री में बना के दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? नोट्स में फ्री में बना के दे रहा हूँ और उससे फन नहीं आएगा। इतने सुंदर सुंदर नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, कहीं किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं आ, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बस वही करते चले। ना होते हैं सी प्लान। सी प्लान ये कहेगा कि आप हिस्ट्री को मत भी कम समय में नहीं कर पाएंगे। ये जो होती है ना, कम से कम 6 महीने में कीजिए। अगर आपको करने का मत है तो मैं कहूंगा एंशिएंट हिस्ट्री करें। एंशिएंट हिस्ट्री सीडीएस में आई है, सीडीएस में आई है, इसका मतलब है अगले साल एनडीए में भी आएगी। सीडीएस में पता है हिस्ट्री में सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री पूछी, ये 3 टाइप की होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो सीडीएस में ना मिडिवल आई ना मॉडर्न आई, सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री आई है, तो आपको करना। ये रहे। दूसरी बात, सबसे ज्यादा फोकस रखो पॉलिटी। कोई भी टीचर होगा ना एनडीए का, कोई कहेगा पॉलिटी में कहोगा पॉलिटी और ये सारे टॉपिक करो, तो पहले यही करो, ये टॉपिक तुम करके मजा आएगा। इसमें एक टॉपिक लिखना किया और अपने आप सीख लेना, ठीक है ना। बाद में कराइए सर इसमें आपने पीडीएफ में दिया नहीं, तो हम भूल जाओगे सब, क्या ये करो। तीसरी बात, इकोनॉमिक्स की बात करें, पूरा इकोनॉमिक्स को हाथ मत लगाना गलती से। इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन आते हैं, बट एक क्वेश्चन, 3 में से एक क्वेश्चन में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, और ये बहुत अच्छे जो एनडी की टीचर है खाली वही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हर कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। मैक्सिमम टीचर्स इकोनॉमिक्स कराते ही नहीं है। मेरा मानना है कि आपको ना इसमें एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, 5 मिनट लगेंगे सीखने। 5 ईयर प्लान आपको जरूर करना चाहिए, है ना। ये हर साल पूछा जाता है, किसी भी साल में देख लेना 5 ईयर प्लान पूछ लेगा, पिछले साल से पिछले साल से पिछले साल से पिछले साल से करा जरूर है। और आपको मैंने क्या बताया, हर एक क्वेश्चन के लिए फाइट करो। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 मार्क्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखो हो सकता है आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ टाइम बाद इन्फ्लुएंस हो जाओ पीडब्ल्यू से, एलडब्ल्यूएस से, या किसी और कोचिंग से, अर्पित चौधरी सर की कोचिंग से, किसी और कोचिंग से, और इन्फ्लुएंस होकर आप उनका बैच ले, ठीक है ना। तो मेरे पढ़ाने में उनके पढ़ाने में क्या अंतर है? देखो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के बैच लिया और लाइव क्लास में आपको कोई डाउट है, तो लाइव क्लास का डाउट तो लाइव क्लास में हो जाएगा। पर मैं पूछूं कि किसी और बुक में अगर आपको डाउट आया तो वो डाउट कैसे होगा? वो तो रहे क्या? कोई तरीका है भाई? लाइव क्लास का डाउट तो लाइव क्लास में हो जाएगा, और बाकी, और मान लो एक बात बताओ जरा सिंपल सी बात, कि इस बुक के डाउट के चक्कर में वो कह लेगा बेटा सैटरडे को लूंगा मैं, पूरे वीक के एंड में, तो ऐसा हो सकता है कि सैटरडे तुम्हें याद ना रहे और टीचर को भी याद ना रहे। इतने सारे बच्चे होते हैं। हमने क्या कर दिया है कि बच्चा हमें शाम को 5 बजे कॉल कर दे, 6 to 9 के बीच में हम उसका लाइव डाउट क्लियर करेंगे, और उस लाइव डाउट सेशन में उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। उसमें एक स्टूडेंट होगा और एक ही टीचर होगा, बताएगा, खत्म। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मान लो उसे लगता है कि यार मुझे तो शुभम सर से बात करनी अर्जेंट, मेरे को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं पीछे रह गया हूं, मैं ना थोड़ा वीक रही हूं एक सब्जेक्ट में, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सिंपल नंबर पे कॉल किया डायरेक्ट, अगर आप त्रिशूल बैच लेते हो तो, ठीक है ना। तीसरी सबसे अच्छी बात मेरे बैच में जो रहती है वो ये कि आपको ना, आप अपने अकॉर्डिंग पेस पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यार आप ना 12th पढ़ के आए हो, आपके सर्टेन सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तो अगर मान लो लाइव क्लास होगी तो आपको सारा कुछ ही पढ़ना पड़ेगा ना। स्किप तो नहीं कर सकते आप, टीचर से कह दो सर ये तो मुझे आता है आप छुड़वा दो सर, और आपके पास 4 महीने ही है मात्र, तो आप सब तो नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये है यार टाइम वेस्ट बहुत होगा। तो अगर मान लो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो हम रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं प्लस लाइव डाउट सेशन। और लाइव डाउट सेशन क्या मतलब? 1 to 1, जैसे प्राइवेट ट्यूशन नहीं होता ऐसे, आपको कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आपको नहीं सर मुझे पूरा पूरा बैच नहीं लेना, मेरे को ना आप एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते, इंग्लिश पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, ज्योग्राफी पढ़ा दो, हिस्ट्री पढ़ा दो, पॉलिटी पढ़ा दो, तो आप, मैं वो भी पढ़ा दूंगा, है ना। प्लस आप कहोगे सर मेरा मैथ्स का डाउट आ रखा है पर मैंने ली इंग्लिश है, तो क्या मेरा मैथ्स का डाउट क्लियर कर दोगे? हाँ कर देंगे। क्या बात कर दी यार, तो मुझे ना शुभम सर से भी बात करनी है पर मैंने एक ही बैच एक ही सब्जेक्ट के लिए, हाँ कोई बात नहीं, वही हो जाएगा। दूसरी बात ये, तो आपको प्राइस यहाँ पर 999 का दिख रहा है, मैं आपको 799 का, समझ में आ रही है ये बात, है ना। ऐसे हम तैयारी करेंगे। और बाकी यार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलना, मेरी मिठाई इंतजार कर रही है भैया, मिठाई का बहुत बड़ा लालची आदमी हूं, और वादा कर रहा हूं जो मैंने तुम्हें बताया उससे बाहर तुम्हें
बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी नहीं दिखेगा, तो मेक श्योर कि आप मिठाई जरूर खाएं, है ना। एक चीज और बोलना चाहूंगा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, चलते रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी यार एक दो चीजें मैंने आपको याद दिलाई है, उन्हें और देख लो जरा। वो क्या चीज थी? एक तो मैंने आपको प्यार से रिक्वेस्ट किया था कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरा मैंने आपको एक एडवाइस दी थी, अगर अच्छी लगे, कोई प्रेशर नहीं है भाई, वीडियो काम की लगेगी आपको, ये वाली वीडियो देखने में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, है ना। बाकी जितनी भी सारी किताबें मैंने आपको बताई हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा मेरे भाई। सारी किताबें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से जाके आप देख देना और सब कुछ हो जाएगा। खुद से तैयारी करना चाहो, खुद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी मैं हूं, मैं फ्री में भी तैयारी कराऊंगा और आपको वैसे भी कराऊंगा, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।